नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेल्थ इज वेल्थ पर। दरअसल सरकार और समाज दोनों की ये प्राथमिकता है कि सब स्वस्थ रहें, सबको स्वास्थ्य लाभ मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। पर क्या ये संभव हो पा रहा है? सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अभी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनसे वंचित हैं। बहुत सारे लोगों को इस समय बड़े बड़े अस्पतालों में बाहर लंबी लंबी लाइनों में बीमारी के दौरान देखा जा सकता है। जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं और जिनकी सामर्थ्य है वो जो है निजी अस्पतालों में जाके या जहां रहते हैं उससे दूर जाकर महानगर में भी इलाज करा लेते हैं। पर क्या ये सब कुछ अस्पताल जाने तक सीमित है? क्या हम अपनी सेहत के प्रति फिक्रमंद हैं? क्या हम अपनी सेहत को लेकर सचेत हैं? क्या हम रोज व्यायाम करते हैं? क्या हम शारीरिक श्रम करते हैं? क्या अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमारे पास कोई हॉबी है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। चूंकि 1 जुलाई को डॉक्टर डे है और डॉक्टरों को लेकर भी हम बातचीत करेंगे कि हमारे देश में क्या डॉक्टरों की स्थिति है। क्या वर्तमान में इतने डॉक्टर हैं कि वो लोगों के इलाज के लिए उपलब्ध हैं? ये बहुत सारी बात है। शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच डॉक्टरों की उपलब्धता के मामले में बहुत बड़ी खाई है। फिर महंगे अस्पतालों में इलाज कहाँ जो है आम आदमी के बस की बात है, ये भी एक सवाल है। और उनके लिए डॉक्टर मिल जाना किसी भगवान से मिलने से कम नहीं होता है। विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है और उसमें ये वो कल्पना करते हैं कि गरीब से गरीब आदमी के लिए भी सबसे अच्छा डॉक्टर मिले तो वो डॉक्टर किस तरह का होगा, हम उसकी भी बात करेंगे। हम बात करेंगे उन सुविधाओं की वो जो सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में और स्वास्थ्य के लेकर जितनी हमारे पास कहना चाहिए उपचार की विधियां हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे वो परंपरागत स्वास्थ्य जिसमें योग और तमाम तरह के व्यायाम आते हैं, हम सब की बात करेंगे और अलग अलग लोगों से जानेंगे कि वो अपनी सेहत के प्रति कितने फिक्रमंद हैं और क्या उनके लिए हेल्थ इज वेल्थ है। तो चलिए बारी बारी से हम जानते हैं इस मामले में जो चिकित्सक हैं, जो समाज के अन्य प्रभावी लोग हैं, उन सब की बातें कि वो अपनी हेल्थ को लेकर और समाज की हेल्थ को लेकर, देश की हेल्थ को लेकर और जो स्वास्थ्य के पैरामीटर हैं उन सब को लेकर वो क्या सोचते हैं। डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर्स ही ऐसे प्राणी हैं जो मनुष्यों को नया जीवन दान देते हैं, यानी अपने मेहनत से और अपनी सूझबूझ से उनके जान देने का काम करते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे है। इस पे हम खास कार्यक्रम संतुलन के समीकरण में आज ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव में लगाकर कोरोना काल में कई ऐसे लोगों की ज़िंदगी देने का काम किए हैं। हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन और एचओडी अरविंद नीरल सर हैं। आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से पूरा कोरोना काल रहा है आपने बाज़ाब्ता सामने से देखा है और ये अंबेडकर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज एक ऐसा था कि लगातार कहीं ना कहीं अच्छे काम के लिए और लगातार जो मरीज़ों के लिए खड़े होने का काम कर रहे थे। जो सैंपल भी था सबसे पहले यहीं से लिया जा रहा है। डॉक्टर्स डे के पहले आप चीज़ों को थोड़ा सा बताइए, उसके बाद पूरी जर्नी के बारे में। प्रतिवर्ष हम लोग 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे या चिकित्सक दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि पूरे समाज में और पूरे देश के लिए डॉक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन डॉक्टर्स देते हैं समाज की देखरेख के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए। उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करना और डॉक्टर्स के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्मदिन है। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हुए, बहुत बड़े फिजिशियन थे। उसके अलावा वो एक शिक्षाविद थे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पद संभाला। वेस्ट बंगाल के वो 14 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे और पहले ऐसे डॉक्टर रहे जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था।
तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये चिकित्सक दिवस पूरे इंडिया में मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे। और उसका उद्देश्य ये होता है कि समाज में चिकित्सकों का जो योगदान है उसको लोग याद करें और सब चिकित्सकों के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करें। वो जिन डॉक्टर्सों ने उनका इलाज किया है वो देखें कि उन्होंने कितनी मेहनत करके कितने परिश्रम से उनकी जान बचाई है। जैसा कि आपने बताया कि कोविड के समय, कोरोना काल में चिकित्सकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और न सिर्फ कोविड काल में बल्कि इसके पहले भी कई ऐसे पैंडमिक्स हुए, कई ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज़ हुई हैं जहाँ पे चिकित्सकों ने ना जाने कितनी जानों को बचाया है। यदि चिकित्सक समय पर ये सुविधाएं ना दें, ये मेडिकल हेल्प ना दें, तो कई सारी जानें जा सकती थी। ये हमने कोरोना काल में देखा भी है। कोविड पीरियड में ये था कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन ये चिकित्सक हैं, ये मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों के सैंपल्स ले रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो उनका ये कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और तभी से लोगों ने चिकित्सकों की भूमिका को काफ़ी महत्वपूर्ण देना शुरू किया। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि ये चिकित्सक ही हैं और ये मेडिकल प्रोफेशन ही है जिसने लोगों की ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा बनाया है। वो इसलिए भी कह सकता हूँ कि इस मेडिकल प्रोफेशन के कारण ही आज लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ज़िंदा रहने के जो पीरियड है वो काफ़ी बढ़ गया है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 37-38 ईयर्स हुआ करती थी। आज उसकी डबल हो गई, 72-75 ईयर्स तक आराम से लोग जीते हैं। उसके बाद भी 80-85-90 साल के लोग भी काफ़ी हेल्दी जी रहे हैं। न सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, लेंथ बढ़ी है, बल्कि साथ ही साथ जो गुणवत्ता में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। लोग काफ़ी हेल्दी महसूस करते हैं। आज आप देखिए 75-80 साल के लोग भी काफ़ी आसानी से अपने काम कर लेते हैं और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो पहले के लोग जैसे बुज़ुर्ग हो जाते थे 60-62-65 साल की उम्र में, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें हुआ करती थी। आज इन मेडिकल प्रोफेशनल्स के कारण, डॉक्टर्स के कारण ही वो उनकी लाइफ काफ़ी हेल्दी हो गई और काफ़ी एक अच्छी ज़िंदगी वो जी पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है चिकित्सकों का मानवता के लिए कि उन्होंने ये चीज़ें दी हैं। कई सारी बीमारियां जो पहले हुआ करती थी आज हम वो सब हिस्टोरिकल बीमारियां हो गई है। कई इन्फेक्शियस डिजीज़ जो पहले कॉमन हुआ करते थे आजकल होते नहीं हैं। तो इस तरह से ये मेडिकल प्रोफेशन ने इम्यूनाइजेशन के कारण और मेडिकल टेक्निक्स में जितना जो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं उसके कारण लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन हुआ। और बीमारियां भी जो बहुत पहले हुआ करती थी आज आपने पिछले 20-25 सालों में कभी नहीं सुना होगा कि डायरिया से, डिसेंट्री से या हैजा से, कॉलरा से लोगों की मृत्यु हो रही है। मलेरिया पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल हमने कर लिया है। ट्यूबरकुलोसिस के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। और एड्स जैसी बीमारी जो 30-35 साल पहले ऐसा माना जाता था कि लाइलाज बीमारी है, आज उसका भी इलाज संभव है और कई सारे लोग काफ़ी अच्छी ज़िंदगी एड्स के साथ भी जी पा रहे हैं। तो ये जो परिवर्तन मेडिकल फील्ड में आया, इन्फेक्शियस डिजीज़ को हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। उसके कारण कुछ दूसरी बीमारियां ऐसा लगती है कि नई नई बीमारियां आ रही है। लोगों को ये लगता है कि कुछ नई बीमारियों का ईजाद हुआ है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नई बीमारियों के हमने डायग्नोस्टिक टेक्निक काफ़ी इम्प्रूव की है। जो बीमारियां पहले डायग्नोस नहीं हो पाती थी आज काफ़ी आसानी से डायग्नोस हो जाती है। इसलिए नई बीमारियों के बारे में लोगों को ज़्यादा पता चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि ये है कि लोगों की एज बढ़ रही है और एज बढ़ने के कारण कैंसर के कुछ ज़्यादा केसेस आपको दिखते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार जिस तरीके से बीमारियों का उपचार हो रहा है या फिर उसके डिजीज़ जो पहचाने जा रहे हैं उसके लिए कई जो तकनीक है वो इजाद हो रहे हैं। तो इस बीच कोरोना काल के बाद भी कई ऐसे मशीनरी या फिर टेक्नोलॉजी का बात करें वो इजाद हुए हैं। अंबेडकर हॉस्पिटल और मेडिकल हॉस्पिटल की अगर बात करें तो सर नई तकनीक का क्या इजाद हुआ? अभी इतने पिछले 20-25 वर्षों में मेडिकल टेक्निक से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के क्षेत्र में, ऑन्कोलॉजी में, ऑन्को सर्जरी के क्षेत्र में इतने ज़्यादा विकास हुए और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी काफ़ी अच्छी
अच्छी हुई हैं। सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन हम पिछले 20-25 साल पहले तो सुनाई भी नहीं दिया करते थे। आजकल इन तकनीक से कारण बीमारियों को बड़ी जल्दी से और बड़ी आसानी से और बड़ी स्पेसिफिसिटी के साथ हम पहचान पाते हैं, डायग्नोस कर पाते हैं और उसका काफ़ी लाभ मिलता है। जो बीमारियां बढ़ जाने के बाद पहले डायग्नोस हुआ करती थी, आज हम उसके अर्ली स्टेज में भी डायग्नोस कर पाते हैं और इसलिए कई कैंसर्स को हम लोग ठीक कर पाते हैं। एक कैंसर जो पहले एक लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, आज 60-70% कैंसर्स का क्योर अवेलेबल है। वो इसलिए अवेलेबल है क्योंकि उनकी डायग्नोसिस हम बड़े आसानी से कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं और जल्दी कर पाने के कारण उसका इलाज काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और इसके अलावा भी कई क्षेत्र हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। वायरोलॉजी के क्षेत्र में, माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में, पैथोलॉजी के क्षेत्र में जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, एक ब्लड टेस्ट कराने से हम एक छोटे से एक ड्रॉप ब्लड से हम कई सारी बीमारियों का पता कर लेते हैं। जो सीबीसी आजकल होती है, पहले ये हर टेस्ट को अलग अलग लगाना पड़ता था, आज छोटे से इंस्ट्रूमेंट से विदिन 5 मिनट्स हम बहुत सारे डायग्नोसिस कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों की पता लगा लेते हैं। तो ये जो टेक्निक्स इम्प्रूव हुई हैं उससे मरीजों को काफ़ी लाभ मिलता है और उसके साथ साथ फिजिशियन को भी हेल्प मिलती है कि वो बड़े आसानी से मरीज की डायग्नोसिस कर पाते हैं, निदान कर पाते हैं और इलाज कर पाते हैं। सर, अगर बात करें सरकारी योजनाओं के जो सर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज और अंबेडकर हॉस्पिटल जिस तरीके से प्रदेश के सबसे बड़े संस्थान माने जाते हैं, तो किस तरीके से सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। दूसरी बात ये है कि आज जो इलाज है ना वो सुलभ हो गया है, लोग तुरंत आंचलिक लोग भी तुरंत शहर पहुंच जाते हैं, उनका इलाज भी संभव हो। तो सरकारी योजनाओं को किस तरह से आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए क्या जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और किस तरीके से पूरा परिपेक्ष बन रहा है। पिछले 10-12-15 वर्षों में आपने महसूस किया होगा कि सरकार का स्वास्थ्य के प्रति रुझान काफ़ी बड़ा है। स्वास्थ्य के लिए हेल्थ सेक्टर में उनका जो बजट का प्रोविज़न है वो भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज से पहले जब छत्तीसगढ़ बना था, छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। आज 13-13, 14-14 मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स भी है। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट हमने बना रखा है, DK हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज हम चला रहे हैं। जो आज से 20 साल पहले सिर्फ 40-50 पीजीज हुआ करते थे, आज 150-200 पीजी कोर्सेज हम चला रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज चला रहे हैं। और सरकार की ये भी मंशा है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूट खोले जो एम्स के बराबर हो, एम्स के इक्विवेलेंट हो। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक संस्था चलाना चाहते हैं, जिसके कारण से लोगों को बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आज हम यदि रायपुर का भी एग्जांपल लें तो पहले कुछ वर्षों पहले कार्डियक सर्जरीज़ के लिए और बड़ी सर्जरीज़ के लिए, रीनल ट्रांसप्लांट के लिए, ट्रांसप्लांटेशन सर्जरीज़ के लिए हम बड़े शहरों में जाया करते थे। आज ये सब चीज़ें रायपुर में अवेलेबल है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लगभग हर महीने में 100 से 150 केसेस यहाँ रायपुर प्रॉपर में होने लगे, जो चीज़ हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि रायपुर में ये सब चीज़ें संभव हो सकेंगी। लेकिन आज ये बड़ी बड़ी तकनीकें भी रायपुर में अवेलेबल है। इसलिए रायपुर के मरीजों को या छत्तीसगढ़ के मरीजों को अब मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और बेंगलुरु जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सरकार की जो योजना है, कुछ बड़ी इलाज में जहाँ पे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए खर्च होते हैं, वो आज आयुष्मान कार्ड के जरिए वो बड़े आसानी से उनको अवेलेबल होते हैं। उनके अपने जेब से भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। सरकार की इन योजनाओं का लोगों को मालूमात होना चाहिए। सरकारी तंत्र के से जो सुविधाएं उन्हें मिलती है वो लोगों तक कई बार नहीं पहुंच पाती। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मीडिया से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाए कि ये सब चीज़ें सरकारी तंत्र में अवेलेबल हैं और बिना पैसे खर्च किए भी बड़े बड़े इलाज छत्तीसगढ़ में संभव है। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की और भारत सरकार की भी जो योजनाएं स्वास्थ्य को लेके है वो बहुत ही कल्याणकारी है। और मैं तो ये कहूँगा कि रिवोल्यूशनरी चेंजेस मेडिकल फील्ड में आए हैं और आज भी दुनिया में माना जाता है कि सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं उपलब्ध है तो भारतवर्ष में है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि ये तथ्य है कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं वो कई देशों में वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जितने आसानी से, जितने इजीली यहाँ पे वो सेवाएं मिल जाती हैं और जितने कम रेट पे, कम पैसे खर्च करके यहाँ मिलती हैं, वो बड़े बड़े दूसरे विदेशों में भी नहीं मिल पाती। तो निश्चित रूप से सरकार ने काफ़ी अच्छी प्रयास
किए हैं और आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे। तो एक ज़माना था जब पूरे देश में सिर्फ एक एम्स दिल्ली में हुआ करता था। आज देश के लगभग हर स्टेट में एक एक एम्स बन गया है, जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज मिल जाती हैं। तो इसलिए लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में काफ़ी आसानी हुई है और इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं तो कहूँगा कि रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं और लोगों का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा हुआ है। सर एक आखिरी कोट मैं चाहूँगा कि आपको लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये चीज़ होना चाहिए और वो अभी नहीं हो पाया है, कुछ ऐसा चीज़ है जो सरकार की तरफ से होना चाहिए या फिर आम डॉक्टर्स की तरफ से होना चाहिए जो खास करके आम लोगों के जीवन को बदल सके या फिर स्वास्थ्य सेवा में और भी उत्तम व्यवस्था हो सके? एक चीज़ अभी ये है कि हमारी स्वास्थ्य सेवा अभी भी अर्बन एरिया तक केंद्रित है। वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। हमारी मेडिकल सर्विसेज रिमोट एरियाज़ में, ट्राइबल एरिया में, दूरस्थ गाँवों में जहाँ पे थोड़ा पहुँचना मुश्किल होता है, वहाँ यदि सुविधाएं अच्छी से मिलने लगें तो वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य में काफ़ी परिवर्तन होगा। मैं समझता हूँ कि वो चिकित्सक जो गाँव में, रूरल एरिया में, दूरस्थ एरिया में अपने सर्विसेज दे रहे हैं, वो कहीं ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, मानवता का ज़्यादा कल्याण कर रहे हैं बनिस्बत वो चिकित्सक जो शहरों में कर रहे हैं। सरकार से भी ये अपेक्षा रहेगी कि वो दूरस्थ एरिया के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो और वो अपनी सर्विसेज यदि वहाँ बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से न सिर्फ ये सर्विसेज उनको मिलेगी बल्कि शहरों के चिकित्सकों पे या शहरों के मेडिकल कॉलेजेस में भी लोड कम आएगा और इससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज होना चाहिए। देखिए, ज़िम्मेदारी बच्चों की बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बच्चे, खासकर नवजात शिशु, इतने नाजुक होते हैं कि वो कभी भी किसी भी समय पे बिगड़ने की स्थिति में हो सकते हैं। इसलिए उनकी जो जांच रहती है बहुत बारीकी से हमें करनी पड़ती है। राउंड द क्लॉक हमें डॉक्टर्स का रोटेशन में ड्यूटीज़ लगा के रखनी पड़ती है। बच्चा जब पैदा होता है, सपोज़ वो नहीं रोता है, तो हमें उनको ट्रीटमेंट के लिए नर्सरी में भर्ती करना पड़ता है। एक एक मिनट, दो दो मिनट के अंतराल में हम जांच करते रहते हैं कि कहीं बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा है। ये ज़िम्मेदारी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि 9 महीने तक माँ पेट में रखती है बच्चे को। बहुत उम्मीदें होती हैं पेरेंट्स की। कई तो 30-30, 40-40 साल की उम्र में भी बेबी नहीं हो पाते, उसके बाद पैदा होते हैं। तो ये ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे लिए। तो ये कहना कि एक दिन सेलिब्रेट करना डॉक्टर्स डे, ये मेरे हिसाब से इसीलिए महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता क्योंकि प्रतिदिन जिस हिसाब से हम लड़ते हैं बीमारियों से, चाहे बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो, डॉक्टर्स डे हर दिन, हर रोज़, हर समय पे डॉक्टर्स के लिए वो महत्वपूर्ण वक्त रहता है। तो हमारे लिए तो प्रतिदिन ही डॉक्टर्स डे रहेगा। सेलिब्रेट करें ना करें पर हमारी ज़िम्मेदारियाँ उतनी की उतनी ही रहेंगी। पहले के समय में आयुष्मान भारत कार्ड जब नहीं थे तब दिक्कतें बहुत होती थी नवजात शिशुओं में। भर्ती करने के लिए उनको कई सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती थी, पर जब से आयुष्मान भारत कार्ड आ गए हैं या और आपके जो टीपीए कार्ड्स है उसमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि गवर्नमेंट हमें सारी की सारी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करा लेती हैं। कई दवाइयां जो किसी समय पे कभी कभी उपलब्ध नहीं रहती थी वो भी सारी अब उपलब्ध हो गई हैं बिना किसी खर्चे के। उसके अलावा जो है कई सारे टेस्ट्स जो उपलब्ध नहीं होते थे, चाहे इन्फेक्शन की जांच के लिए हो जाए, चाहे एमआरआई की जांच, चाहे सीटी स्कैन की जांचें होती थी, वो कई बार प्राइवेट अस्पतालों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब हमारे पास सारी की सारी सुविधाएं गवर्नमेंट में ही उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी दवाइयां, जैसे कुछ नवजात शिशु जो कि जन्म के पहले पैदा हो जाते हैं, उनको लंग्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें दवाइयाँ उसको देनी पड़ती थी नवजात शिशुओं को, जो कि लगभग 12 से 15 हज़ार का एक बोतल आया करता था, लेकिन अभी वो भी गवर्नमेंट ने उपलब्ध करा दी है। तो मान के चलिएगा अभी कोई ऐसी शायद ही दवाई होगी जिसे हमें कभी लिखना पड़ता है या कोई ऐसे टेस्ट होगा जिसे हमें लिख के देना पड़ता है टेंडर को। ऐसा कोई भी अभी तक ऐसे कोई हम लोग नहीं करते हैं। सारी की सारी सुविधाएं हम लोग गवर्नमेंट के द्वारा ही उपलब्ध कराते हैं। ये भी है कि इम्प्रेस मनी नाम से एक सुविधाएं उपलब्ध है गवर्नमेंट में कि अगर कुछ मंगाना भी है तो भी वो गवर्नमेंट के कॉलेज के द्वारा जो फंड्स रहते हैं उसी के द्वारा ही मंगाई जाती है। जर्नी के बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैंने यहीं पढ़ाई की है, मेरा ही कॉलेज है, सब कुछ जो दिया है वो इसी कॉलेज ने दिया है। मेरे फादर डॉक्टर के श्रीवास्तव वो प्रेरणा रहे हैं जिसके कारण मैं डॉक्टर बना। मदर मेरी जो थी वो टीचर थी, तो उनके कारण टीचिंग में भी आना, तो ये एक ऐसा मौका मिला है जहाँ टीचर और डॉक्टर दोनों हो सकते हैं। और जो भी दिया है वो इसी अस्पताल ने, इसी कॉलेज ने दिया हुआ है, तो यहाँ पे काम वापस करने की बड़ी इच्छा थी और मुझे अवसर दिया, इसके लिए सबका धन्यवाद है।
काम हम लोग जो करते हैं, हमने लगभग डिपार्टमेंट यहाँ पे शुरू हुआ है कार्डियोलॉजी का। वहीं मैं पहला असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, एसोसिएट हुआ, प्रोफेसर हुआ, और बहुत सारे लोगों ने इस यात्रा में बहुत सारा सहयोग दिया, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। एक जिसको कारनामा ही कह सकते हैं कि किसी प्राइवेट अस्पताल को गवर्नमेंट एक्वायर करे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जिसके लिए मुझे IIM अहमदाबाद में 2 बार न्योता मिला है वहाँ लेक्चर देने के लिए, उनके एक्विजिशन एंड टेक ओवर डिपार्टमेंट की तरफ से। और हम लोग ने बहुत ही मामूली सी शुरुआत की थी। शुरुआत में बहुत कठिनाइयाँ थीं। जो पहला केस हुआ था, लगभग 11 महीने मैंने कोई केस नहीं किया था यहाँ ज्वाइन करने के बाद, और अचानक एक केस आया जो बिल्कुल मरणासन था, और उसको CPR हो चुका था, यानी एक बार उसका हृदय रुक चुका था। एक प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ उसको रिवाइव किया गया, यहाँ भेजा गया, और उसने मौका दिया कि हम लोग यहाँ पे काम शुरू कर सकें। उसकी जान बची, वो धीरे से लोगों को विश्वास हुआ, और आज विश्वास बढ़ते हुए इतना अधिक हो गया है कि आज हम लोग लगभग 15,000 से ज़्यादा मरीजों को ट्रीट कर चुके हैं कार्डियक प्रोसीजर में, और प्रतिदिन लगभग 150 से 200 मरीज OPD में आते हैं कार्डियोलॉजी के। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि लोगों का विश्वास कितना है बढ़ा है। खुशी की बात यह है कि अभी अगर आप पिछले 10 दिन में ही देखेंगे तो शायद प्रतिदिन ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक हुआ है और वो आधे घंटे से 2.5 घंटे के अंतराल में ACI आ गए, एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट आ गए, यहाँ तक कि उनके ब्लड के टेस्ट में भी हार्ट अटैक का पॉजिटिव नहीं आया था, उसके पहले वो हमारे पास पहुँच गए। और शासन की नीतियों का ज़रूर उल्लेख करूँगा कि उन्होंने हम लोगों को ऐसा मुक्त हस्त दे रखा हुआ है कि उन मरीजों को किसी भी तरह से वेटिंग की आवश्यकता नहीं थी कि उनको क्लियरेंस की ज़रूरत है। हमने तुरंत उनको टेबल पे लिया, और ऐसे मरीजों को 20 मिनट आधे घंटे के अंदर में उनकी नस को खोल दिया, जिसके कारण उनके हार्ट को जो डैमेज होना था वो नहीं हुआ। तो ये एक बहुत संतुष्टि देने वाली चीज़ है कि कार्डियोलॉजी में ऐसे इलाज को जिसमें हार्ट को हम बचा सकते हैं, क्योंकि एक बार हार्ट को डैमेज हुआ उसको कोई भी दोबारा नहीं ला सकता, लेकिन हम ऐसे डैमेज को अगर बचा सकें, और ये सब संभव इसलिए हो पाया है कि शासन की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं शासकीय अस्पतालों के लिए, खासकर एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के लिए। हमारे यहाँ हमारे सुपरिंटेंडेंट डीन, ये लोग हर तरह से कोशिश करते हैं कि यहाँ मरीजों को सुख सुविधाएँ मिलें, स्टाफ पर्याप्त मिलता रहे, और इस तरह की जो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ हम दे सकते हैं, ये दिन रात 24 घंटे हमारे यहाँ इमरजेंसी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। बहुत अधिक अच्छी योजनाएं चल रही हैं, और इनके चलते, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया कि जो हार्ट अटैक का मरीज़ आता है, उसके लिए हमको कोई प्री ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, हम तुरंत इलाज करते हैं, क्योंकि मरीज की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। उसका ऑथराइजेशन या उसका क्लियरेंस या उसका सैंक्शन बाद में भी मिल जाता है। ये बहुत अच्छी योजना है, इससे बहुत ज़्यादा मरीजों को लाभ होता है, क्योंकि 2 दिन बाद भी अगर हम वो ऑपरेशन करते हैं तो उसका लाभ उतना नहीं होगा, उसका हार्ट को डैमेज हो चुका रहेगा। तुरंत करने में वो डैमेज को हम बचा पाते हैं। दूसरे इस तरह से हो रहा है कि हम छोटे बच्चों के सुराख का ऑपरेशन करते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क होता है। हम बड़े लोगों में वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं, वो भी निःशुल्क होता है, यानी लगभग 25 लाख रुपए तक की योजना जो सहायता है वो इलाज निःशुल्क होते हैं, और ये सुविधा सिर्फ उन्होंने सरकारी अस्पतालों के लिए दी है, जहाँ पे एक साफ नीयत के साथ में काम होता है। इसके अलावा धड़कन की बीमारी को जलाने का काम, यानी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ये हमारा सेंटर जो है देश भर में 5वां स्थान प्राप्त किया है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस करने के लिए। और ये सारी प्रोसीजर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, यानी मरीजों को मुफ्त इलाज मिलता है। साथ ही जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी जो लेटेस्ट दवाइयाँ हैं जो अभी यूरोप में या अमेरिका में गाइडलाइंस में हैं, वो हमारे अस्पताल में फ्री मुहैया की जाती हैं और सुलभ हैं। उनके लिए ये नहीं है कि वो पुराने समय की दवाइयाँ या कमतर दवाइयाँ हो रही हों। लेटेस्ट दवाई जो हार्ट फेलियर में, डायबिटीज़ में काम आती हैं, वो यहाँ अवेलेबल है। जी हाँ, हमेशा कमियाँ तो हमेशा लगेंगी, चाहे हम कितना भी अचीव कर लें, हमेशा लगेगा कि कुछ और चाहिए। तो बहुत एक लंबी यात्रा तो हम लोगों ने सफलतापूर्वक की है, लेकिन अभी भी ये लगता है कि खासकर रिसर्च वर्क है, और कार्डियोलॉजी में
अलग अलग 6 विभाग हैं, छोटे विभाग हैं। जैसे बच्चों का विभाग अलग होना चाहिए, बच्चों के हृदय रोग का विभाग अलग होना चाहिए, धड़कन का विभाग अलग होना चाहिए, मांसपेशियों की बीमारी का विभाग अलग होना चाहिए। तो ऐसे 6 विभागों का हम लोग ने प्रस्ताव रखा हुआ है। तो भविष्य में ये इच्छा है कि हम ऐसा सेंटर बने जो विश्व में एकमात्र अपनी तरह का एक सेंटर हो, जहाँ पे ऐसे 6 अलग अलग कार्डियोलॉजी के विभाग हों और वो विश्व का अग्रणी काम कर रहे हों। हमको दूसरों को फॉलो नहीं करना है, हमको लीड करना है। ये एक ख्वाहिश है, यही एक कमी लगती है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी अभी तक मैंने देखा हूँ, मतलब इतनी अच्छी सुविधा और इतनी अच्छी फैसिलिटी है, बहुत पसंद आया। मतलब एक सेकंड की भी देरी नहीं की है। जिस दिन मैंने लेके आया था, एक सेकंड की देरी ना करते हुए पूरा अच्छे से इलाज हुआ, प्रॉपर अच्छे से हुआ है। आज इसका और हुआ है इनका, और अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं ये। तो पहले मैं जिला अस्पताल लेके गया, तो वहाँ पे चेकअप वहाँ पे भी बहुत अच्छा हुआ, तुरंत किए। फिर वहाँ से तुरंत यहाँ रेफ़र कर दिए थे। उसके बाद फिर यहाँ तुरंत सब कुछ बहुत बढ़िया है। मतलब स्टाफ भी अच्छा है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। हमको तो बहुत बढ़िया मिलता है भैया। क्या था आपका प्रॉब्लम, क्या था? हार्ट का था, बहुत बढ़िया, 7-8 महीना हो गया, बढ़िया है, बढ़िया है। मस्त है। हाँ, कौन डॉक्टर देखे थे? अब फ्री हुआ? हाँ हाँ, सब फ्री में हुआ साहब। कल मेरा भाई यहाँ आया था डॉक्टर से इंक्वायरी लेने के लिए कि हमारी माता का हार्ट बीट कम है, उसको क्या करना है। तो डॉक्टर साहब ने बोला आप काहे का इंतज़ार कर रहे हो, तुरंत आ जाइए रात को किसी भी समय। तो हम लोग ने अपनी राजिम से आए, नयापारा से। मेरी माता 80 साल की है, तो हमने तो घर की व्यवस्थाओं बड़ों से अनुमति लेनी पड़ी। हम लोग सवेरे जैसे 9 बजे आए हैं, 9:01 से हमारा इलाज और व्यवस्थाएँ पूरी चालू हो गई। मतलब एक जैसे बोलते हैं ना युद्ध स्तर पर, वहीं ये डॉक्टर नहीं है, ये एक परिवार है यहाँ, बहुत बढ़िया है। अभी तक जो मेरी माँ को आए लगभग 3 घंटे हो गए। हाँ, एडमिट हो गई, उनको अभी बताया कि ये पेसमेकर अभी वो वाला लगाएंगे, अभी क्या नाम से अस्थाई, एक दिन देख के ऑब्जर्वेशन करके पक्का कल लगाएंगे। तो ट्रीटमेंट चालू है। अब आगे आप लोग हैं, भगवान की कृपा है, अच्छे होके जाएंगे। और हमारा प्रशासन, विष्णुदेव साहब भी धन्यवाद के पात्र हैं, इतना बढ़िया व्यवस्था दिए हैं। सलाम है उनको मेरा, यहाँ से मेरा पैगाम उन तक पहुँचा है। डायलिसिस भी यहाँ पे, डायलिसिस भी हमारे यहाँ शुरू हुआ है। शासकीय योजनाएं सभी इम्प्लीमेंट हो रही हैं, अपने अपने विभाग से जो रिलेटेड हैं उन लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ आर्थोपेडिक में भी सर्जरी होती हैं, ईएनटी में भी होती हैं, है ना, और मेडिसिन में भी सब तरह के मरीज़ भर्ती होते हैं। इमरजेंसी 24 आवर्स रन होती है। सबसे ज़्यादा एमएलसी केस हमारे यहाँ ही होते हैं। अब हमारे यहाँ पोस्टमार्टम की भी फैसिलिटी शुरू हो गई है ना। इस तरह से अस्पताल में करीब ब्लड बैंक भी शुरू है ना। करीब सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमर लैब जो है फरवरी 2020 में प्रारंभ हुआ था, और उसके बाद से निरंतर जो है हमारे पेशेंट्स की संख्या में वृद्धि हुई है, टेस्ट की संख्या में वृद्धि हुई है, और हमारे यहाँ 143 तरह की जांचें होती है, और सारी जांचें जो है वो निःशुल्क होती है। आपको थोड़ा सा डाटा से अवगत करा देती हूँ। 2020 में पेशेंट जो है 58,180 थे, और टेस्ट की संख्या जो है 2,78,014 थी। 2021 में 1,02,648 पेशेंट थे, और नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है 4,20,540 थे। 2022 में जो डाटा है 96,238 ये नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं, और टेस्ट की संख्या जो है 4,69,592 है। और 2023 में पेशेंट्स की संख्या 1,05,967 है, और नंबर ऑफ़ टेस्ट जो है 8,43,573। मतलब हम 2 लाख से 8 लाख पर पहुंच गए हैं। पेशेंट की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, और टेस्ट की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। 2024 में अभी जनवरी से लेकर के 3,43,172 टेस्ट जो हैं हो चुके हैं। हाँ, हमारे यहाँ जैसे हार्मोन एनालाइज़र है, उसमें सारे हार्मोन्स हो जाते हैं, ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, और इनफर्टिलिटी मार्कर्स भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शंस हैं, वहाँ पे जितने बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उन सब के कल्चर सेंसिटिविटी और एंटीबायोटिक कल्चर एंड सेंसिटिविटी और एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है कि रेजिस्टेंस है, ये देखा जाता है। हमारे पास जो है ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, बायोकेमिस्ट्री की है,
हार्मोन एनालाइज़र जो है वो ऑटोमेटिक है। और क्या होता है, सिस्टम से जो होते जुड़ी हुई रहती है, LIS सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और डायरेक्ट जो रिज़ल्ट है हमारा कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है, और हम लोग जो है बाय मेल से दे देते हैं या फिर एक लिंक भेजते हैं, वो डाउनलोड करके पेशेंट जो होते हैं घर बैठ के अपना जो है टेस्ट रिज़ल्ट देख सकते हैं। डॉक्टर डे जैसे जानते हैं कि आप आम आदमियों के लिए हम डॉक्टरों द्वारा दिया गया आपको हर प्रकार की सुविधाएं, साथ ही साथ इलाज दिया जाता है। और ख़ासकर हमारे ओम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे के दिन फ्री OPD भी रहती है, जिसके द्वारा आम आदमियों को उस दिन फ्री में OPD का खर्च ना हो, इसलिए फ्री इलाज किया जाता है। ओम हॉस्पिटल में बीजू कार्ड और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मिशन के तहत जो कार्ड रहते हैं वो सब हमारे हॉस्पिटल में शुरू है और उनका संचालन बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। साथ ही साथ इसके द्वारा हम गरीब मरीजों को बहुत ही निम्न शुल्क में इलाज कर पा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ओम हॉस्पिटल पिछले विगत 12 वर्षों से संचालित है और हमारे यहाँ सभी प्रकार के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, खासकर न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, जो कि मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, साथ ही साथ यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, यहाँ सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आयुष्मान के द्वारा हर मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जाता है, वैसे ही दूरस्थ अंचल से आने वाले जितने भी मरीज़ रहते हैं उनको यहाँ पर फ्री में इलाज दिया जाता है। साथ ही साथ उनको खाने की व्यवस्था पूरी रहती है। उनके साथ जो 2 अटेंडर रहते हैं उनको भी यहाँ पर मुफ्त में राशन खाना दिया जाता है। और जो इलाज है, जिस प्रकार का भी यूरोलॉजी की जो भी समस्याएं है, जैसे उसका दूरबीन पद्धति से इलाज हो रहा है या फिर न्यूरो सर्जरी है, कोई भी बड़े से बड़ी ब्रेन सर्जरी हमारे यहाँ की जा रही है। ऑर्थो की सर्जरी, फ्रैक्चर नी, अगर किसी को आयुष्मान कार्ड से नी सर्जरी कराना है, घुटनों का अगर प्रत्यारोपण हो रहा है तो वो भी हमारे हॉस्पिटल में हो जा रहा है। हार्ट रिलेटेड या हार्ट के कंडीशन, हार्ट फेल, ऐसे मरीज़ जो हार्ट अटैक से आ रहे हैं उनका भी इलाज हमारे यहाँ बहुत ही आसानी से आयुष्मान कार्ड से किया जाता है गरीबों के लिए। जैसा आप सभी जानते हैं 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं अभी सारे अपने प्रदेश और देश के चिकित्सा संबंधित कार्य करने वाले सारे, न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य हॉस्पिटल स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही मैं ये कामना करता हूं कि जितने हमारे प्रदेशवासी हैं वो अच्छा स्वास्थ्य का लाभ लें और जितने भी हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में आज अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाकर अपना स्वास्थ्य बेहतर करें। और अभी हमारे हॉस्पिटल वी केयर हॉस्पिटल तेलीबांधा रायपुर में हमारे पास सारी सुपर स्पेशलिटी और बेसिक स्पेशलिटी की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स एवं सारे विभाग, ICU केयर, सारे विभाग उपलब्ध हैं। और सारी सरकारी योजनाओं का हम यहाँ पे लाभ देते हैं, जिसमें आयुष्मान है, CGHS है, इसके अलावा सारे प्राइवेट इंश्योरेंस और जितने भी सरकारी स्कीम्स अवेलेबल हैं वो हमारे यहाँ पे लागू होती हैं, जिसमें फ्री में बिना किसी पैसे के मरीज को स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। मुझे लगता है कि जितने भी आंचलिक क्षेत्र हैं वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो जिन लोगों को स्पेशलिटी केयर चाहिए उनके लिए रेफरल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, वो एक प्रॉपर जगह पे रेफ़र किए जाने चाहिए। और साथ ही पर जो बेसिक सुविधाएं हैं वो सारी आंचलिक क्षेत्रों में जब हम अच्छे क्वालिटी को उपलब्ध कराएंगे तो धीरे धीरे हम उनको सुपर स्पेशलिटी की तरफ डेवलप कर सकते हैं। आज की डेट में काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं काफ़ी सारे ज़िलों में, जिससे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं आंचलिक क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो रही हैं। और हमको अपने पर सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे बेस हैं आंचलिक क्षेत्रों के, वो है PSC CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इनको हमको कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। यही हमारे मेन सबसे इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य देने के आंचलिक क्षेत्रों में केंद्र हैं, इनको हमेशा स्ट्रेंथन करना चाहिए हमें। आपकी स्वास्थ्य विभाग को लेकर, पूरे स्वास्थ्य विभाग को लेकर अभी 6 महीने सरकार के हो गए हैं। अभी आप लोगों ने 6 महीने के कामकाज का रिव्यू भी किया। आप पूरे स्वास्थ्य विभाग को लेकर आपकी भविष्य की क्या योजना है, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। हम लोग हेल्थ सेक्टर में केवल बीमारियों का इलाज नहीं करते जी। हमारा काम है लोगों को वेलनेस भी उनका देना, उनको खुश रखना, उनको बीमारी
से पहले उनको बचाना। तो एक तो बीमार होने के बाद हमको इलाज करना ही है, चाहे हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करें, चाहे जिला में करें, चाहे मेडिकल कॉलेज में करें। लेकिन दूसरा हमारा काम ये भी है कि लोग बीमार ही ना हो, उससे पहले उसकी रोकथाम करें। तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही कारगर हमारी मितानिन बहनें हैं जो फील्ड में हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे प्रदेश में 70,000 मितानिनें हैं और बेहद अच्छा काम कर रही हैं। परंतु व्यक्तिगत रूप से मेरा जो आने वाला 5 साल का जो विजन है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं अपेक्षाकृत अन्य राज्यों की तुलना में हम मध्य में हैं। आधे राज्य से हमसे आगे हैं और आधे राज्य हमसे पीछे हैं। उस और विजन है जो नीचे का अमला है, केवल मितानिन ही नहीं, नीचे में जो हमारे वेलनेस सेंटर हैं उसको मजबूत करने का, कि लोग वहाँ न केवल दवाइयाँ लेने आए बल्कि वहाँ स्वस्थ प्रसन्न रहने के गुण सीखें। तो उसमें हम योगा, मेडिटेशन, साथ में जो आज के स्ट्रेस तनाव में हर आदमी पहले से 50 गुना ज़्यादा तनाव में, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, सब तनाव इस भागा दौड़ के जीवन में बढ़ते जा रहा है। तो उसको तनाव भी रिलैक्स हम कैसे कर सकें, उस पर हमारा जोर है। साथ ही साथ जब बीमारी हो ही गया तो उसको कोशिश करेंगे कि जो नीचे का हमारा पीएचसी है, लोग वहाँ जाकर वहाँ साधारण टेबलेट, इंजेक्शंस, जो साधारण स्तर में जो हमारे मेडिकल ऑफिसर वहाँ होते हैं पीएचसी में, उनके माध्यम से वहाँ हो जाए। और वहाँ नहीं हो पाता है तो हमारे कुछ विशेषज्ञ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होते हैं या जिला केंद्र में होते हैं, तो वहाँ आकर अपनी पूर्ण रूप से स्वास्थ्य का लाभ लें। बाकी जो क्रिटिकल केसेस हैं या कोई मेजर दिक्कत है तो फिर मेडिकल कॉलेज में या बड़े केंद्रों में जाएं, ऐसी योजना है। और जब बड़े केंद्र हमारे मेकाहारा, सिम्स, डीकेएस या हमारे मेडिकल कॉलेज हैं जो प्रदेश के, इनमें जब लोग आएँ तो पूरी तरह 100% वहाँ से स्वस्थ होकर जाएं। तो देखा आपने कि किस तरह बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से हेल्थ इज वेल्थ को परिभाषित किया, किस तरह से हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत है, किस तरह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या क्या सावधानी बरतकर हम बीमारी से बच सकते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, सारी बातें आपने देखा। पर हम समझते हैं कि स्वास्थ्य का मामला ऐसा है कि पहले हमको खुद अपनी चिंता करनी पड़ेगी। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो वो स्वस्थ रहने के जितने पैरामीटर्स हैं उनका कहीं ना कहीं ईमानदारी से हमको पालन करना करेगा। हमारा रहन सहन, खान पान, हमारी जीवन शैली, ये सब कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता करेंगे और जिस तरह हम लंबी उम्र जी रहे हैं स्वस्थ रहते हुए, तो वो लंबी उम्र जिएं। हमारे देश में जो औसत जीवन की आयु थी वो बढ़ी है। निश्चित रूप से इसका मतलब है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ी हैं, पर स्वास्थ्य सुविधाएं सबके लिए हो, सब अपने अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में और अच्छे से अच्छा डॉक्टर करे, ये बहुत जरूरी है। नमस्कार।